हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गवर्नमेंट बजट। इस डिस्कशन के अंदर हम स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, उसके मेन इम्प्लीकेशंस क्या है और क्यों बजट बनाना इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट। सो गवर्नमेंट बजट की जो डेफिनेशन है मैं उसको रीड करना चाहूंगी। Budget means the financial statement containing an estimate of all the anticipated revenue and expenditure of the government for the coming financial year। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं काफी जगह कि जो बजट होता है उसमें हर चीज की मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है। एस्टिमेट मीन्स कि हम ओनली एस्टिमेटेड फिगर ही ले सकते हैं। अब अगर इस साल मुझे 2021 का बजट बनाना है तो अभी तो ये साल स्टार्ट ही हुआ है ना, आने वाले सालों में हमें कितनी इनकम्स और रेवेन्यूज होंगी ये चीज का तो मैं सिर्फ एस्टिमेट ही लगा सकती हूँ फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। आप लोग बजट की ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कमिंग ईयर। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे विच इज फीचर्स ऑफ बजट। देखिए बेटा, फीचर्स ऑफ बजट में मेनली क्या है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैं आपको उसकी डेफिनेशन से ही बता रही थी कि बजट एक स्टेटमेंट है ऑफ द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर अ ईयर। ठीक है जी। इसके बाद स्पेसिफिक पीरियड। जनरली बजट एक साल का बनाया जाता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कुछ लोग 6 महीने का बनाते हैं, 10 महीने का बनाते हैं, बट जनरली बजट एक ही साल का बनाया जाता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बजट कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाती है। जैसे इंडिया के अंदर बजट बनाने का काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देन इज फ्यूचर एलिमेंट, बजट हमेशा फ्यूचर से ही जुड़ा होता है। ठीक है, आप कभी पिछले साल का बजट नहीं बना सकते जाके, आप आने वाले ईयर का ही बजट बनाएंगे। देन फिफ्थ पॉइंट इज टूल ऑफ कंट्रोल। बजट इज अ टूल फॉर कंट्रोलिंग नॉन प्लान डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड इन्फ्लेशन। ये जो नॉन प्लान डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है ये आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। जनरली आप ये बोल सकते हैं कि अगर हम बजट बना के चलते हैं तो हम कोई जो वेस्टफुल खर्चा है वो नहीं करते। ठीक है, हमारा खर्चा बिल्कुल सीधा सीधा हो जाता है और जो हमने प्लान किया है बस वही स्पेंड करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं महंगाई को भी बजट रोकता है। सिक्स्थ इज इट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन इसलिए कहूंगी क्योंकि गवर्नमेंट बजट जो बनाया जाता है अगर आप इंटरनेट पे भी जाकर देखेंगे तो उसके अंदर हर चीज बड़े ही डिटेल में बताई जाती है कि इस साल अगर सरकार ने अपनी इनकम सपोज कीजिए 1 करोड़ एस्टिमेट की है तो उसके वो कौन से सोर्सेज हैं। Then seventh is aggregate of receipts and aggregate expenditure shown in the budget may or may not match to each other। अभी कभी कभार जरूरी नहीं होता, जैसे बैलेंस शीट में आप लोगों ने पढ़ा है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों हमेशा मैच करनी चाहिए वरना आपका क्वेश्चन गलत है। तो टेक्निकली गवर्नमेंट बजट में भी जो इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स हैं वो मैच करने चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि अगर किसी देश के खर्चे ज्यादा हैं और कमाई कम है तो फिर बजट मिसमैच भी तो हो ही सकता है। Then eighth and last point is different budgets at different layers of the government under federal structure। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इंडिया में खाली एक ही बजट बनता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो आप गलत है। इंडिया में लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग बजट बनाती है। ठीक है, वो हद में रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए बजट के द्वारा, लेकिन हर स्टेट अपना खुद का बजट भी बनाता है। ठीक है जी। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है कि बजट बना के हम क्या चीज अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला पॉइंट है सक्सेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, देखिए आप सभी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर भी पढ़ा है कि प्लानिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर हम चीजों को प्लान कर लेते हैं एडवांस में ही तो हम काफी सारी वेस्टेज या वेस्टफुल एक्टिविटीज से बच जाते हैं। बस बजट बनाने का पहला ऑब्जेक्टिव तो वही होता है कि हम प्लानिंग के जितने भी एडवांटेजेस हैं वो लेना चाहते हैं। प्रैक्टिकल शेप प्लानिंग को देता है असल में ये बजट। उसके बाद द सक्सेस ऑफ प्लानिंग लाइज इन एफिशिएंट बजटिंग ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, और देखो नेशनल रिसोर्सेज का अगर सही से इस्तेमाल नहीं होगा तो उनकी वेस्टेज भी हो सकती है, लेकिन अगर हम बजट बना के चलेंगे तो वेस्टेज कम होगी।
द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, अब देखो ये आप चाहे चाहे जहां मर्जी चले जाओ, 5 ईयर प्लानिंग में चले जाओ या कोई भी और ऑब्जेक्टिव है, आप जिस मर्जी चीज को ले लो, उसके अंदर एक बात हमेशा रहती है कि इंडिया में ना इनइक्वालिटी बहुत है। इनकम जिनके पास ज्यादा है उनके पास तो बहुत ही ज्यादा है, और जिनके पास कम है उनके पास बहुत कम है। तो बजट में ऐसे कुछ प्रोविजंस बनाए जाते हैं जिसके कारण जो इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अच्छे से आ सके। जैसे कि टैक्स इम्पोज करके, बाय इम्पोजिंग टैक्स। देखो, इम्पोजिंग टैक्स ऑन द रिच एंड वेल्दी, हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, तो हम अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स लगा के इनकम इक्वालिटी की कोशिश करते हैं। देन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सके। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए बेटा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अब क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो ट्रेड साइकिल्स हैं हमें उनको ज्यादा फ्लक्चुएशन के अंदर नहीं आने देना। ठीक है, गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम बिजनेस साइकिल्स, कोशिश करके एक मतलब एवरेज सी कंडीशन पे ही चलती रहे इकोनॉमी तो ज्यादा सही है। एकदम से रिसेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ये सरकार के लिए भी गलत है और आम जनता के लिए भी गलत है। तो सरकार क्या कहती है? इट ट्राइज टू कीप द प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स स्टेबल, और इसके लिए क्या काम आता है? बजट काम आता है। ठीक है जी। देन इज विद दिस द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, गवर्नमेंट अपना बजट बना के उसके अंदर बहुत सारी गुड्स के प्राइसेस को अपने कंट्रोल में लेकर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करती है। देन इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये है फोर्थ ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, आप इसको ये बोल सकते हैं कि हमें ये कोशिश करनी है हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं देश के उन सबको ऑप्टिमम रूप से एलोकेट कर सके। ठीक है, मतलब जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा दो, जहां पे कम जरूरत है वहां पे कम दो। गवर्नमेंट बजट में इसका डिसीजन कैसे लेती है? बाय लुकिंग एट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेक्टर। भाई जो सेक्टर जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, हम यानी कि गवर्नमेंट उसको उतना ही बजट देगी। ठीक है, more funds are provided to socially productive sectors. It withdraws the money from unwanted sectors through heavy doses of taxes. ठीक है, टैक्स की हैवी डोज से जनरली बचा लिया जाता है ऐसे सेक्टर्स को। ठीक है जी। देन इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, ये फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है। कहीं ना कहीं जो बजट है उसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट होती है और पब्लिक वेलफेयर भी प्रमोट होता है। कैसे? सबसे पहले, अ डेवलपिंग कंट्री बजटरी पॉलिसी शुड एम एट एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू एक्सपेंशनरी फिस्कल मेजर्स। ठीक है, आपने मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड में भी पढ़ा था कि हम बहुत सारे फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स अडॉप्ट करते हैं ताकि हम ये दोनों कंडीशंस को संभाल सके। बेटा, इन दो कंडीशंस को संभालने से क्या होगा? एक तो इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस अच्छी हो जाएगी और दूसरा जो पब्लिक वेलफेयर है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, देन इज कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोशन, ये लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर बजट ना बने तो शायद किसी भी कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन ना हो। इट इज बिकॉज इट कैन हेल्प अस इन रेजिंग द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम बाय कंट्रोलिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बेटा, अगर आप किसी आम इंसान से बात करोगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए या नहीं, तो वो हमेशा यही कहेंगे कि पहले हम अपनी नीड्स पूरी कर लें, पैसा बचेगा तो ही हम इन्वेस्ट करेंगे, और वो भी जरूरी नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। तो कोई भी इंसान अपनी तरफ से इन्वेस्ट करने की सोचेगा ही नहीं। लेकिन सरकार इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर बनाने के लिए क्या करती है? बजट में इस तरीके का कोई प्रोविजन डाल देती है जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें, ना कि उसको अपने पास रिटेन करके रखें। इससे क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स का। नाउ इज इम्पैक्ट ऑफ बजट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अगर हम बजट बना के चलते हैं, हमने देखे उसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे, फीचर्स थे, तो इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है? नंबर वन इज इम्पैक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर कोई भी इकोनॉमी बजट बना के चलती है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे। जैसे सबसे पहले
सोर्सेज आर डिक्रीज्ड इन द सेक्टर्स वेयर देयर इज नो बेनिफिट। तो ये पहला बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। जहां बजट बन रहा होगा ना, वहां पे कभी भी ऐसे सेक्टर की तरफ पैसा नहीं जाएगा या रिसोर्सेज नहीं जाएंगे जहां से हमें कोई बेनिफिट नहीं आ रहा। और इससे होगा क्या, गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज होगी और वेस्टेज कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, जो बजट के अंदर फिस्कल पॉलिसी स्टेट की जाती है उसका क्या इम्पैक्ट आता है, तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि गवर्नमेंट जो है अपने स्कार्स रिसोर्सेज को बड़े अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। अब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सरकार जो है अगेन अपनी वेस्टेज कम कर पाएगी। देन इज इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, बजट के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी एलोकेट किया जाता है, उनके लिए पैसा अलग से साइड पे रखा जाता है। ठीक है, सो बजट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दीज प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स आर इफेक्टेड बाय बजट इन टर्न। ठीक है, गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है तो बजट पे इम्पैक्ट आएगा, और बजट में कितना पैसा है इस बेसिस पे भी डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट इस बार कितनी स्कीम्स लाने वाली है। देन इज इम्पैक्ट ऑन सर्विसेज रेंडर्ड। देखो, बजट एक मेन वेपन है प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो गवर्नमेंट टेक्स एडिक्वेट मेजर्स टू एलोकेट द सोर्सेज फॉर दीज सर्विसेज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार कोशिश करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सर्विस देकर बजट में उसकी जगह बनाएं। ठीक है जी, तो यहाँ तक बहुत ही बेसिक टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, देखिए बेटा, कंपोनेंट्स के लिए मैं आपको एक बात इसके लिए बताना चाहूंगी। जनरली जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर दो चीजें आती हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। इसको क्या कहेंगे हम, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसीट्स का मतलब आप भी समझ सकते हैं कि पैसा जब कोई भी सरकार कमाती है विद इन 1 ईयर, जहां जिन सोर्सेज से सरकार को लग रहा है कि हमारे पास इनकम आएगी। एक्सपेंडिचर मींस जिनके कारण पैसा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो बजट में यही दो चीजें होंगी, एक साइड पे सारी इनकम शो करेंगे, रिसीट जिसको बोलते हैं शो करेंगे, और एक साइड पे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो शो करेंगे। लेकिन अब ये जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर हैं वो भी सब एक टाइप के नहीं होते, उनमें भी आगे फर्दर टाइप्स है, तो उन टाइप्स को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बजट रिसीट्स की बात कर लेते हैं। बजट रिसीट्स रेफर टू द एस्टिमेटेड टोटल मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये वो सारे सोर्सेज है कुल मिला के बजट रिसीट्स जिनसे नेक्स्ट ईयर में इनकम हो सकती है गवर्नमेंट को। बजट रिसीट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। ये बजट रिसीट्स दो तरह की है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स। Revenue receipts are those money receipts of the government which do not create any liability or cause any reduction in the assets of the government. ठीक है, अब देखिए रेवेन्यू रिसीट्स की पहचान कैसे होती है। ये वो सोर्सेज हैं मनी के जिनसे ना ही कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट होती है एंड ना ही कोई जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस होते हैं सरकार के। ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हैं किसी भी रिसीट में तो समझ लो वो रेवेन्यू रिसीट है। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ नो लायबिलिटी। ठीक है, थिंक ऑफ समथिंग जिसमें सरकार को पैसा भी आ रहा है और उनकी कोई नई लायबिलिटी भी नहीं क्रिएट हो रही। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, टैक्स रिसीट। ठीक है, हम जो आम जनता है सरकार को टैक्स देते हैं, तो बेटा हम ऐसा तो नहीं है कि सरकार हमने जो टैक्स दिया है उससे सरकार के ऊपर कोई लोन चढ़ गया, बिल्कुल नहीं, सरकार पे कोई लोन नहीं चढ़ा है। ये तो एक कंपलसरी पेमेंट है जो हर सिटीजन ऑफ इंडिया को देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो टैक्स क्या होता है, एक रेवेन्यू रिसीट है गवर्नमेंट की। ठीक है, नो रिडक्शन इन एसेट्स। रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मान लो आपको बताया जाए कि गवर्नमेंट को अपनी ही कोई कंपनी सेल करके इनकम हुई है। मान लो गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी भेल या कोई और पब्लिक एंटरप्राइज सेल कर दी है। ठीक है, तो ऐसी इनकम को आप रेवेन्यू रिसीट थोड़े ही बोल सकते हो, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट तो वो होती है ना जिससे एसेट नहीं कम होते, और अपनी ही कंपनी बेचकर अगर सरकार पैसा कमा रही है तो उससे तो एसेट कम ही हो रहे हैं ना। ठीक है, नाउ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट के अंदर ब्रॉडली जो आ जाता है
वो ये दो चीजें हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। जनरली सरकार रेवेन्यू रिसीट्स के जरिए कहाँ कहाँ से पैसा कमाती है, या तो टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू से। टैक्स रेवेन्यू का सीधा सीधा सा मतलब है, आपके चैप्टर में ठीक है टॉपिक को एक्सटेंड किया गया है, टैक्स के फीचर्स बताए गए हैं, टाइप्स बताया गया है, लेकिन टैक्स को मैं एक ही लाइन में डिफाइन करूंगी, विच इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर मैं आज जीएसटी पे कर रही हूँ तो ये एक कंपल्सरी पेमेंट है। ठीक है, मुझे करना ही पड़ेगा सरकार को पे, इसमें मेरी अपनी मर्जी शामिल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इनकम टैक्स पे कर रही हूँ गवर्नमेंट को तो फिर मुझे देना ही पड़ेगा। इफ आई एम एलिजिबल पेयर, मुझे अगर ऐसा है कि पे करना है लीगली तो फिर मुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और फर्म्स। नो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनीवन बाय द गवर्नमेंट इन ल्यू ऑफ टैक्स पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं है कि हमने टैक्स ले लिया है तो लोगों को इसके बदले कोई सर्विस लेनी है। दैट इज बाय कोई नई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही, इसलिए ये एक रेवेन्यू रिसीट है। नाउ फीचर्स ऑफ टैक्स। सो फीचर्स में नंबर 1 है कंपल्सरी पेमेंट, एक कंपल्सरी पेमेंट है, हर किसी को देनी है। पब्लिक वेलफेयर, बेटा टैक्स सरकार अपनी जेबें भरने के लिए नहीं लेती, इस पैसे को इकट्ठा करके आम लोगों के जीवन के बेटरमेंट के लिए लगाती है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए। देन थर्ड इज रिलेशन बिटवीन टैक्स एंड बेनिफिट इज नॉट प्रोपोर्शनेट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ज्यादा टैक्स दिया है तो उसी सेम प्रोपोर्शन में मुझे बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, सोशल बेनिफिट्स हमेशा प्रोपोर्शनेट नहीं होते टैक्स रिसीट के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज पेमेंट ऑफ टैक्स इज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सरकार आपसे मांगने नहीं आएगी, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक अच्छे सिटीजन होने के नाते टाइम से टैक्स पे करना है। अदरवाइज अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू अ चांस, आपको सीधा पैनलाइज किया जा सकता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन और इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ अदर पनिशमेंट। देन फिफ्थ इज लीगल प्रोसीजर। अब देखो टैक्स एक लीगल प्रोसीजर है और लीगली इम्पोज किया जाता है, इसके लिए बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं जहां पे पूरा का पूरा प्रोसेस दिया गया है जिसके जरिए टैक्स चार्ज किया जाता है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर ले तो ज्यादा बेटर है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टैक्स। तो टाइप्स ऑफ टैक्स के अंदर बेसिकली दो टाइप्स को आपके बुक के अंदर डिस्कस किया गया है, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम टैक्स। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपने बहुत बार पहले भी किए हुए हैं बट स्टिल मैं आपको एक रिवीजन करवाना चाहती हूँ। हाँ जी, डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज विच आर पेड बाय द सेम पर्सन ऑन whom दे आर imposed। ठीक है, जिस इंसान पे लगाए गए हैं वो ही उसको पे भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे दो शब्दों के बारे में बोलना चाहती हूँ, वो है इम्पैक्ट और इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब जिस पे लगाया गया है, इम्पैक्ट का मतलब जो फाइनल पेयर है। इस टैक्स का इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पे होता है। इसका क्या मतलब है, इट्स बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। अगर मेरा इनकम टैक्स है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स। ठीक है, अगर मेरा पर्सनल इनकम टैक्स है तो मैं ये नहीं कह सकती कि इसको मेरे पेरेंट्स या मेरा ब्रदर पे कर देगा या कोई और पे कर देगा, नॉट एट ऑल। अगर मेरी इनकम है तो मैं ही पे करूंगी, मैं इस टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकती। ठीक है, हर टैक्स के अपने मेरिट्स या डीमेरिट्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरिट्स क्या है, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज लो। ठीक है, इकोनॉमिकल टैक्सेस हैं, इनको कलेक्ट करने में सरकार का ज्यादा खर्चा नहीं लगता। दे आर बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। देखो बेटा, जो इनकम टैक्स है ना, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है। जैसे आप जनरली देखते ही रहते हैं कि इस अप टू दिस लिमिट जो है, अप टू 2 लाख या 5 लाख जो है, किसी को टैक्स नहीं पे करना। तो साफ सी बात है कि ये एबिलिटी टू पे बेस्ड है। दैट मीन्स हम किसी पे इनजस्टफुली या अनजस्टिफाइंगली कोई टैक्स नहीं लगा रहे। देन थर्ड इज दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि ये हमेशा रिच पे ज्यादा लगाया जाता है और पुअर पे कम लगाया जाता है। कहीं ना कहीं सोशल इक्वालिटी प्रमोट हो रही है। दे क्रिएट सिविक कॉन्सिक्वेंसेज अमंग टैक्स पेयर्स। सिविक कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है टैक्स पेयर्स के अंदर कहीं ना कहीं जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आ जाती है। देन डीमेरिट्स इज
दीज आर अनपॉपुलर एंड इनकन्वीनियंट। जनरली इस तरह के टैक्सेस जो है लोगों के बीच में क्वाइट अनपॉपुलर होते हैं और कन्वीनियंट भी नहीं समझे जाते। देयर स्कोप इज नैरो एज दीज आर इम्पोज्ड ऑन सर्टन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब देखो ऐसे टैक्सेस से ना कमाई बहुत कम होती है क्योंकि ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ही इम्पोज किया जा रहा है, हर इंसान इन टैक्सेस को पे नहीं कर रहा। ठीक है जी। द सेकेंड टाइप इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड। बिल्कुल ऑपोजिट टू डायरेक्ट टैक्स, इनका बर्डन हम आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट इज पेड पार्टली और होली बाय अनदर पर्सन। ठीक है, जहां मैंने आपको इनकम टैक्स का एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे ऊपर इम्पोज किया गया है तो मैं ही पे करूंगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स के केस में। इनडायरेक्ट टैक्स अगर मेरे ऊपर लगाया गया है तो मैं इसका बर्डन इजीली शिफ्ट कर सकती हूँ। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट। जो अभी मॉडर्न और लेटेस्ट टैक्स आया है जीएसटी, वो भी बेटा एक इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। ठीक है, इसके बाद हमें ये करना है मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कन्वीनियंट एज दीज आर इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जनरली ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इन्हें कमोडिटी की प्राइस में ही इंक्लूड कर लिया जाता है, तो इनको पे करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता। देन इज दीज टैक्सेस आर वेरी मच डिफिकल्ट टू इवेड। इनको इवेड करना भी काफी मुश्किल है, कोई इनसे बच ही नहीं सकता। अब अगर प्रोडक्ट की प्राइस में टैक्स लगा हुआ है तो फिर आप उसको पे करोगे ही। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चिप्स का पैकेट 5 रुपीज का है तो उसकी कॉस्ट के अंदर ही टैक्स इंक्लूडेड है, तो आप ऐसे केस में उस टैक्स को वैसे भी इवेड नहीं कर सकते। दे हैव वाइडर कवरेज एज एवरी पर्सन हैज टू पे दीज टैक्सेस। तो आप देख रहे हैं जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस के डिसएडवांटेजेस थे या डीमेरिट्स थे वो ही इसके मेरिट्स बन गए हैं। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहला है दे आर अनइकोनॉमिकल एंड अनसर्टन। इनकी कलेक्शन बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि ये सिस्टम के बिल्कुल डीप में जाके इम्पोज किए जाते हैं, तो इनकी कलेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट है। नंबर 2 इज दे क्रिएट लेस सिविक कॉन्सिक्वेंसेज। इससे कोई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस नहीं आती जो भी टैक्स पेयर्स है उनमें। देन थर्ड इज दीज आर रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव का मतलब होता है कि वो सब पे एक ही जैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनका बर्डन पुअर पीपल पे ज्यादा आता है, तो इस तरह के टैक्सेस जनरली सरकार प्रमोट नहीं करती। एक क्विक रिकैप ले लेंगे डिफरेंस को देखकर। जैसे आपने देख ही लिया है, यहाँ पे सबसे पहला है बेसिस। जनरली ये टैक्स जो है इनकम, प्रॉपर्टी, गिफ्ट पे लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर आइटम्स पे जो है वो लगाया जाता है। देन इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस सेम पर्सन पे है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे है। देन इज बर्डन शिफ्टिंग। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का तो शिफ्ट किया ही जा सकता है। देन रेट्स। द रेट्स आर बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। रेट्स कैन बी डिफरेंट, कोई फिक्स्ड रेट नहीं है टैक्स का। ठीक है, लेकिन अगर आप इन टैक्सेस की बात करेंगे ये सेम ही होते हैं जनरली। अगर मैं ये बोलूंगी कि जीएसटी एक बिस्किट के पैकेट पे 5% जीएसटी है तो ठीक है, वो 5% ही होगा। फिर चाहे एक ऐसा पर्सन है जो काफी रिच है उसके लिए भी, और अगर कोई पर्सन है जो काफी पुअर है उसके लिए भी। ठीक है, देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सेस इज स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम टैक्स। इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इन पे अलग से क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली सेट हो सकते हैं। स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या है? व्हेन अ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन अ कमोडिटी ड्यू टू स्पेसिफिक क्वालिटीज, दैट इज यूनिट, साइज और वेट, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है excise duty on cloth may be levied on the basis of length per meter, on tobacco on the basis of growth of tobacco plants। यहाँ पे मैं आपको एक इजी एग्जांपल भी कोट करना चाहती हूँ। जो सिगरेट्स हैं उन सिगरेट्स की लेंथ के हिसाब से उन पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ स्पेसिफिक टैक्स क्या है? इजी टू कैलकुलेट एंड एडमिनिस्टर, क्योंकि चीज की क्वांटिटी या चीज की लेंथ देखकर ही अगर आपने टैक्स लगाना है तो वो बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ टैक्स इज क्वाइट कन्वीनियंट। ठीक है, कन्वीनियंट भी है, बट इसका एक ही डिसएडवांटेज है दैट इट पुट्स मोर बर्डन ऑन पुअर मैन देन द रिच। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पुअर पर्सन पे ज्यादा बर्डन डाल रहा है और रिच पे कम। ठीक है, डिसएडवांटेजेस वही वाले होंगे जो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस के रीड किए थे। Disadvantages: specific tax is regressive in nature. Number 1,
Then number 2 is it is less equitable as compared to ad valorem tax. ad valorem के मुकाबले ये थोड़ा कम इक्विटेबल है। अब एड वैलोरम टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स या वैट जो सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बिफोर जीएसटी माना जाता है इंडिया के अंदर, उसको भी रीड कर लेते हैं। वैल्यू एडेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमने वैसे ये चीज क्लास के अंदर कवर की थी नेशनल इनकम के प्रोडक्ट मेथड में भी, ठीक है। तो जब हम वैल्यू एडेड इस चीज पे टैक्स लगाते हैं तो वो एक अप्रोप्रिएट टैक्स हो जाता है जिसको हम एड वैलोरम टैक्स बोलते हैं। इसके मेन एडवांटेजेस क्या है? द मेन एडवांटेज इज इट इम्पोजेस ग्रेटर बर्डन ऑन द रिच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ज्यादा बर्डन रिच सेक्शंस पे आएगा। मोर इक्विटेबल है ड्यू टू द अबव पॉइंट। देन इट इज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर and collect as it is imposed on the value of goods which is usually disputed। हाँ, एक चीज हो जाती है, कहीं ना कहीं एड वैलोरम टैक्स का जो डीमेरिट है वो क्या है, उसको एडमिनिस्टर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये चीज की वैल्यू के ऊपर बेस्ड होता है एंड जनरली गुड्स की वैल्यू डिस्प्यूटेड ही होती है, कोई कुछ चार्ज कर रहा है तो कोई कुछ और। Then it increases inflationary pressure when there is a rise in price level, क्योंकि अगर प्राइस लेवल राइज हो रहा है तो टैक्स भी राइज होएगा और अगर चीजों की कॉस्ट राइज हो रही है तो इन्फ्लेशन ही आएगी ना। Ad valorem taxes are equitable in incidence as they are based on the value of article, so that is based on the ability to pay। ठीक है, कहीं ना कहीं जो वैट है वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि एक पर्सन ने कितनी परचेजिंग की है। अगर मैं सामान ही कम परचेज कर रही हूँ तो मुझे वैट भी कम ही पे करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस वाला रूल है उसको डिफाई कर देती है। देन इज डीमेरिट्स ऑफ एड वैलोरम टैक्स। अगेन आप वैसे ऊपर 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, लेकिन यहाँ पे वही रिपीट किए गए हैं। सबसे पहले डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर है, देन देयर इज अ वाइड स्कोप ऑफ टैक्स इवेजन। टैक्स चोरी करने का बहुत ज्यादा स्कोप बन जाता है। शायद इसी डिसएडवांटेज के कारण वैट को छोड़कर जो गवर्नमेंट है उन्होंने जीएसटी को प्रमोट किया इंडिया के अंदर। ये तो थे सभी सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अब है सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रिसीट्स कौन सी है? दीज आर द रिसीट्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज अदर देन दैट ऑफ टैक्सेस। अब अगर आपको लगता है कि सरकार के पास खाली एक ही कमाई है और वो है टैक्स, तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। सरकार के पास और भी बहुत सोर्सेज हैं जहां से उनको पैसा आता है। तो सबसे पहला सोर्स है फी, प्राइस, लाइसेंस एंड परमिट्स। ठीक है, आपको बेसिकली इन जितनी भी चीजें हैं उनका डिफरेंस मालूम होना चाहिए। देखो, सभी से आ मनी ही रही है सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं ये अलग अलग चीजों पे लगाया जाता है। फीस क्या है? इट्स अ पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट इट रेंडर्स टू द पीपल। ठीक है, सरकार अगर लोगों को किसी भी प्रकार की सर्विस दे रही है तो बदले में फीस लेगी। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर तहसील में आप बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाने जाएंगे तो एक मिनिमम पॉसिबल फीस ही सही, लेकिन आपसे ली जरूर जाएगी। ये फीस कहाँ जाती है? गवर्नमेंट अकाउंट में जाके डिपॉजिट हो जाती है। देन सेकंड इज प्राइस। प्राइस गेट्स सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट। Public gets services from government such as rail, postage, telephone and electricity and pays a price for it to government। अगर आप एक पब्लिक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जो उसके लिए टिकट का फेयर देते हैं वो चीज एक सरकार के लिए इनकम है, दैट कम्स अंडर प्राइस। देन थर्ड इज लाइसेंस एंड परमिट। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो मैं जो भी लाइसेंस ऑफिस है वहां जाके अप्लाई करूंगी अपना लाइसेंस और मुझे मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे फीस देनी है। जनरली ये अमाउंट बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी सी अमाउंट है, लेकिन ये भी एक तरह की इनकम है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, परमिट जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारे परमिट्स की जरूरत होती है, तो वो परमिट भी बेटा किसी न किसी मॉनेटरी एक्सचेंज के बाद ही मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है नॉन टैक्स रिसीट का पार्ट है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज स्पेशल असेसमेंट। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ जी, गवर्नमेंट रिमेन्स एंगेज्ड इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड वैल्यू ऑफ नियर बाय प्रॉपर्टी एप्रिशिएट्स, सो इट इज द पेमेंट मेड बाय द owners of these properties whose value has appreciated due to above reasons। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर राजस्थान में मेरे पास कोई जमीन थी
मतलब वहां पे बिल्कुल वो ड्राई एरिया था, बंजर जमीन थी, जिसका कोई भी ज्यादा कॉस्ट नहीं था भी नहीं, और अगर मैं किसी को सेल करती तो वैसे भी कोई देने को तैयार नहीं था। अब होता क्या है, जहाँ पे मेरा वो प्लॉट ऑफ लैंड है वहां पे सरकार एक हाईवे क्रिएट कर देती है। अब हाईवे क्रिएट करने का मतलब वहां पे बहुत सारे व्हीकल्स जाएंगे, वहां पे होटल्स या फिर रेस्ट रूम्स खुलने का जो है एक मतलब स्कोप हो गया है। तो अब अचानक से उस जमीन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो मार्केट की तरफ से अट्रैक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मार्केट प्राइस इंक्रीज हुई है मेरी जमीन की, वो किस वजह से हुई? जो एफर्ट्स सरकार ने लगाए, जो उन्होंने खर्चा किया हाईवे बनाने पे, उसके कारण। तो मेरी जो जमीन की मार्केट वैल्यू है उसमें जो इंक्रीज आएगा, उस इंक्रीज का कुछ परसेंटेज मुझे स्पेशल असेसमेंट के तौर पे देना पड़ेगा सरकार को जाके। ठीक है, और ये बिल्कुल वैलिड चीज है, सरकार मुझसे डेफिनेटली मांग सकती है। देन इज फाइन्स एंड पेनाल्टीज। अब फाइन्स एंड पेनाल्टीज तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता ही है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर देते हैं या फिर आपसे कोई और इलीगल चीज हो गई है तो आपको फाइन लगाया जाएगा, पेनाल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, बट बेसिकली फाइन्स एंड पेनाल्टीज आर लेविड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, उनको कमाई के लिए नहीं किया जाता। कई मतलब सरकार का ये कोई मकसद नहीं है कि हमें पैसे कमाने हैं, लेकिन इस पैसे को सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए ही यूज करती है। कमाई के ऑब्जेक्टिव से फाइन्स एंड पेनाल्टीज नहीं लगाई जाती, डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए लगाई जाती है। देन इज गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गवर्नमेंट रिसीव्स गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जैसे आप देखते हैं WHO से हमें पोलियो के लिए काफी सारी ग्रांट्स मिलती थी, फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी। ठीक है, तो ये भी हम एक नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं। देन इज एस्चीट। एस्चीट का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन मर चुका है विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी लीगल एयर और विल, तो उसकी प्रॉपर्टी का कोई क्लेमेंट नहीं है। सच अ प्रॉपर्टी विल बी पास्ड टू द गवर्नमेंट। तो वो भी एक सरकार की इनकम के तौर पे ही हो गया। देन सिक्स्थ इज फोरफीचर। दीज आर द पेनाल्टीज इम्पोज्ड बाय कोर्ट्स फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट। प्रॉपर्टीज आर कॉन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल दे सकती हूँ। अगर आपने किसी सरकारी बैंक से लोन लिया है, लोन में आपने अपना जो बाइक है वो गिरवी रख दिया था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप लोन पे बैक नहीं कर पाते तो आपका बाइक जो है कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अगर टाइम पे लोन नहीं जाता, वापस नहीं दिया जाता, तो बाइक जो है गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक फोर फीचर का केस है। देन इज प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज के अंदर उनका स्टेक है, तो फिर ऐसी जगह से भी सरकार को इनकम होती रहती है। जैसे सरकार के शेयर्स इंडियन रेलवेज, LIC, भेल एक्सेट्रा में है, तो यहाँ से भी सरकार को काफी इनकम होती है। देन लास्ट इज इंटरेस्ट। सरकार को अपनी ही जो प्राइवेट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे इंटरेस्ट मिलता रहता है। अगर सरकार ने किसी को लोन दिया है तो उससे भी इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो ये भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो यहाँ पे हमने जितने भी रेवेन्यू रिसीट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अभी हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसीट्स को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Capital receipts of the central government are those monetary receipts which either create liability for repayment or cause reduction in the assets of the government. बिल्कुल ऑपोजिट है रेवेन्यू रिसीट्स के। ये वो रिसीट्स हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जिनके कारण या तो जो लाइबिलिटी है वो क्रिएट होती है या जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है लोन टेकन बाय गवर्नमेंट आर अ लाइबिलिटी। सरकार के पास पैसे की कमी हो गई थी तो सरकार ने पब्लिक से ही लोन ले लिया, मान लो। उसके कारण पैसा आ गया, लेकिन ये पैसा आसानी से नहीं आया है, इसके कारण एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। तो ये कोई रेवेन्यू रिसीट नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है। नंबर 2 इज रिडक्शन इन एसेट। दीज रिसीट कॉज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सरकार को मनी रिसीव हुई है बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज लाइक भेल, NFL, तो ये क्या है? ये कोई ऐसी रेवेन्यू रिसीट नहीं है, क्योंकि इसके कारण आपकी एसेट चली गई। अगर आपके पास पैसा आया है तो आपकी जो कंपनीज थी, इन्वेस्टमेंट्स थी, वो भी तो चली गई। तो ये भी एक कैपिटल रिसीट है। तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट के अंदर मेनली 3 रिसोर्सेज आ जाते हैं।
Number 1 is recovery of loan. Number 2 is borrowings and other liabilities. And number 3 is other capital receipts. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिकवरी ऑफ लोन की. लोन्स, रिकवरी ऑफ दीज लोन्स कॉजेज रिडक्शन इन एसेट्स, सो दीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स. सरकार ने किसी को भी लोन दिया हुआ है, चाहे आम पब्लिक को, चाहे किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी बैंक को, तो जब भी वो लोन रिकवर होता है, मतलब सरकार लोन के पैसे वापस ले आती है, तो पैसा तो आ गया, लेकिन वो जो लोन था, वो डेटर था, वो एसेट तो हमेशा के लिए चली गई ना, तो इसके कारण भी हम इसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं. नंबर 2 इज बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज. अगर गवर्नमेंट किसी भी जनरल पब्लिक, आरबीआई या फॉरेन सोर्सेज से लोन लेकर पैसा लेके आती है, तो इससे एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, तो ये भी एक कैपिटल रिसीट का पार्ट है. नंबर 3 इज अदर रिसीट्स. अदर रिसीट्स के अंदर मेनली डिसइन्वेस्टमेंट आ जाता है. अगेन अ कॉमन टर्म, इट हैपन्स व्हेन गवर्नमेंट sells off its shares of public sector enterprises to private sector. It is the transfer of ownership of public sector enterprises to private entrepreneurs. तो ये हो गया अदर रिसीट्स का पार्ट. सो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के अंदर भी एक बेसिक सा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को बड़ी ही इजीली आप गो थ्रू कर सकते हैं एंड यू कैन रिवाइज द होल टॉपिक. तो आज का वीडियो यहीं तक है. आई होप कि आपको इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा. द नेक्स्ट टॉपिक्स विल बी कंटिन्यूड इन द अपकमिंग वीडियो. थैंक यू.